बिल्कुल गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंटों। अभी तक हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। किसी कारण से हमने 3 पार्ट बनाए हैं, छोटे छोटे थे। ये जो पार्ट होगा अपना, इसको मैं चाहूँगा कि पूरा ले जाएं, इसको चैप्टर को अपने एंड के आसपास। बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछे थे, बहुत सारी कुछ चीज़ें मैंने बताई। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर आपके और वीडियो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो पहले तो चीज़ है आपके लिए, सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें आप, ठीक है। बिल्कुल अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो। अब देखिए, आप जैसे ही वीडियो ऑन करेंगे तो नीचे एक नीली पट्टी के अंदर लिखा होगा हैज साइंस टैलेंट दिनेश सर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अपने जितने भी वीडियो हैं वो आपको एक पूरे पीडीएफ के अंदर प्राप्त होंगे और उनके अंदर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। आपको जितने पार्ट मैंने बना दिए हैं, ये अपना 4 नंबर का पार्ट है, 9th का अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है। बिल्कुल हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी देखी। इलेक्ट्रॉन ये 3 मूलभूत कण होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन ई से व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं और एन से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एन करें आप इसको, ठीक है। बिल्कुल हमें 9th की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल रेगुलर जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छा कमेंट्स भी किया है बहुत सारे बच्चों ने। तो नेक्स्ट आता है, देखो आवेश ऋणावेश होता है इस पर, और प्रोटॉन पर धनावेश है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये भी आप नोट करें। नेक्स्ट आता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है -1.6, ठीक है, 10 की पावर -19 सी कुलाम, ये कुलाम होता है सी यहाँ। और जो न्यूट्रॉन का होता है वो होता है 0। देखिए यहां अगर बात करें, यहां माइनस लगाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में प्लस लगा देंगे, ठीक है, इतना सा फर्क होता है। नेक्स्ट आता है, स्तरीय कक्षा या कोषों में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन होते हैं ये नाभिक में होते हैं, न्यूट्रॉन भी कहां होते हैं, नाभिक में होते हैं। इसके बाद में आता है, सबसे भार की बात करें, सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इससे भारी होता है और जो न्यूट्रॉन होता है ये सभी से भारी होता है, इन दोनों से भारी होता है। स्थिति आपने देखी। अब इसके बाद में आता है द्रव्यमान। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य, यानी ना के बराबर। देखिए अगर अपन इनके मान की अगर बात करें तो माध्यमिक बुक ने इनके मान को स्पष्ट कर रखा है, अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मान नगण्य दे रखा है और इसका दे रखा है 1 यूनिट। कितना दे रखा है? 1 यूनिट। और न्यूट्रॉन का भी कितना दे रखा है? 1 यूनिट दे रखा है। इसको भी आप याद कर लेंगे, 1 यूनिट दे रखा है। तो ये इनका द्रव्यमान हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद में प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन का होता है 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में प्रोटॉन का कितना हो गया? 1 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है, न्यूट्रॉन का भी कितना होता है? 1 यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन भारी ये होता है, न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। सबसे हल्का कौन होता है? प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इनके आवेश का मान याद करें, इनके प्रतीक याद करें, किस पर कौन सा आवेश होता है, ये चीज आप याद करें, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसा चार्ट बना लें और उस चार्ट को आप बार बार रिवाइज करें कंपटीशन के आधार पे, आपके 9th के आधार पे। यानी सबसे बेस्ट चीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की, ये भी आप याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने आपको बताया था, वहां एक ट्रिक भी बताई थी, ईंट पग नाच, ठीक है, ईंट पग नाच। बिल्कुल दोबारा बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर दोबारा बताइए। बिल्कुल मैं दोबारा बता रहा हूं इसी चीज को। बिल्कुल मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज भी बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी, या इसको कह सकते हैं थॉमसन, ठीक है, थॉमसन। प्रोटॉन की अगर खोज की अगर अपन बात करें तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि ईंट देखो, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, फिर पग बताया मैंने, पग प्रोटॉन, और गैस से हो जाएगा गोल्डस्टीन आ जाएगा भैया, याद रखें इस चीज को। फिर इसके बाद में न्यूट्रॉन की अगर खोज की बात करें तो जेम्स चैडविक याद कर लेंगे आप, जेम्स चैडविक याद कर लेंगे। बिल्कुल बहुत बार तो इनमें से ही क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ये बिल्कुल आप रेगुलर देख सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि परमाणु की खोज का श्रेय डाल्टन को जाता है,
ठीक है, किसको जाता है? डाल्टन को। याद रखें, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं मेरे पास कि सर परमाणु की खोज किसने की, तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले बताने वाले महर्षि कणाद थे परमाणु के बारे में, लेकिन खोज का श्रेय किसको जाता है? डाल्टन को जाता है। किसको जाता है? डाल्टन को जाता है। मैंने बहुत पहले इसकी चर्चा कर ली है। इसके बाद में आता है कि जो परमाणु होता है उन परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, तो आप स्टार लगा के लिख सकते हैं कि परमाणु के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये आप याद रखें, 2n स्क्वायर, बिल्कुल 2n स्क्वायर होता है। इससे आप बता सकते हैं कि परमाणु के कौन से कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूंगा यहां कि जो परमाणु होता है उसमें जो कोषों की संख्या होती है, यानी कोष की अगर बात करें तो K L M N O, इस प्रकार से ये कोष होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कोष या कक्षा होते हैं, K L M N O। बिल्कुल, देखो अगर बात करें कि ये जो K होता है ये 1 नंबर का होता है, L होता है 2 नंबर का होता है, ये 3 नंबर का होता है, ये 4 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है। बिल्कुल इस प्रकार से अपन इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ परमाणु के अंदर दिखा देता हूं। देखिए ये अपने पास कोई परमाणु की स्ट्रक्चर है, ये इसका नाभिक है, ये कोष K, फिर ये L, ये फिर M, ठीक है, ये फिर N, फिर ये O, इस प्रकार से ये होते हैं K L M N O, बिल्कुल K L M N O, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, O में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल बेस आप तैयार कीजिए, पहले नाइन्थ का बेस तैयार कीजिए, फिर आप 10वीं की केमिस्ट्री को छेड़िए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट केमिस्ट्री आप 10वीं की देखेंगे, मैं मानता हूं कि आप एडजस्ट तो कर लेंगे उस चीज को, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल 9th से आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, बिल्कुल 9th से आपको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, और मैं बताता चलूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार बना चुका है कि बताइए K कोष में, परमाणु के K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम, बिल्कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखिए K 1 नंबर का होता है, बिल्कुल 1 नंबर का। तो अब सबसे पहले अधिकतम सूत्र भरने का सूत्र होता है 2n स्क्वायर। n क्या होता है? n होता है कोषों की संख्या, कोषों की संख्या। ठीक है, n का मतलब क्या होता है? कोषों की संख्या। n का मतलब क्या होता है? कोषों की संख्या। ठीक है, तो यहां हम n की जगह जैसे k का पता करना है हमें कि k में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं k के लिए, तो यहां पर लगाएंगे 2n स्क्वायर बराबर 2n गुणा में 1, क्योंकि 1 मैंने क्यों लिखा? 1 इसलिए लिखा मैंने कि जो k कोष होता है वो 1 नंबर का होता है, बिल्कुल, और स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल 2 गुणा में 1 का अगर स्क्वायर की अगर बात करें तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल। और जब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास? 2। तो अपने पास जो k कोष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहां रख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहां रख देता हूं। इसके बाद में देखिए अपने पास आ गया L में कितने भरे जाएंगे। बिल्कुल L में कैसे निकालेंगे आप? तो मैं इसको यहां से इसको रफ कर देता हूं और देखिए आप L के लिए निकालते हैं। यहां हो गया अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन K के लिए, L M N O, इन सभी में देख लेते हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सूत्र आपको पता है 2n स्क्वायर होता है, n का मतलब होता है कोषों की संख्या। तो देखिए अपने पास L है, 2 नंबर पे आता है, तो 2 गुणा में सूत्र में रख देंगे 2n स्क्वायर में। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, तो 2 गुणा में 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 नंबर का होता है कोष की संख्या, 2 स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुणा में कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4,
जब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो L में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, L में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 है। तो मैं भर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट है अपने पास m की अगर बात करेंगे तो 2 गुणा में कितना लिख देंगे? 2 गुणा में मैं लिख दूंगा 2 गुणा में 3 स्क्वायर। तो देखो 2 गुणा में 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना होता है? 18 आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, यानी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं m में? 18 आ सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद में हम बात करते हैं n में। तो यहां 18 हो गया, n का निकाल लेंगे तो n के लिए 2 गुणा में 4 स्क्वायर है, तो 2 गुणा में 16 बराबर कितने आएंगे? 32, यानी जो n होता है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास O की अगर अपन बात करें तो देखो 2 गुणा में 5 स्क्वायर, तो 2 गुणा में 25 बराबर 50, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें? इसमें 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, तो 2n स्क्वायर होता है। n क्या होता है? कोषों की संख्या या कक्षाओं की संख्या। याद रखना k 1 नंबर का होता है, l 2 नंबर का, 3 नंबर का, n होता है 4 नंबर का, o होता है 5 नंबर का। बिल्कुल यहीं तक आप सीमित रखें इस चीज को। नेक्स्ट देखो, जैसे आपको पूछ ले कि k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8, m में 18, n में 32 और o में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बिल्कुल ये होता है इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से। इसके बाद में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे 9th के बेस पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु की संरचना, उनका आकार, सब चीजें अपन देखेंगे। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी आपको चीजें ऐसे ही बताऊंगा जो कि कंपटीशन में आती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 9th को नेग्लेक्ट कर जाते हैं, पढ़ते नहीं है। अब वही 9th की जो चीजें हैं वो अपने को बड़े कंपटीशनों में देखने को मिलती हैं। आपका 8वीं 9th 10वीं का बिल्कुल बेस तैयार होना चाहिए, फिर आप एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि वहां आपको 9th की चीजें नहीं बताई जाएंगी, वहां आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और यह नहीं होता है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। अब परमाणु के बारे में वहां परमाणु की संरचना दे रखी, सपोज कीजिए, तो परमाणु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, परमाणु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और परमाणु के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 9th की एनसीईआरटी बुक आप पढ़ें, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक आप पढ़ें। बिल्कुल परमाणु के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास अणु। अणु की चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। बिल्कुल अणु, तो अणु के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक जो केमिकल बॉन्ड होता है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर, ठीक है, जुड़कर एक अणु का क्या कर देते हैं? निर्माण। की जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, परमाणु, ठीक है, के बीच रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु का क्या कर देते हैं? निर्माण। अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहां ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु,
भैया ऑक्सीजन में एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लिया? ऑक्सीजन के अणु का क्या कर लिया? निर्माण। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ये गैस होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। आपने परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया है डाल्टन का, ठीक है। जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, इसलिए वो क्या काम करेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर, यानी दो परमाणु मिलकर अणु का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। अणु का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन यानी H2 का क्या कर देंगे? निर्माण करेंगे। तो इस तरह से अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये है अपने पास अणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, इसलिए कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध यानी केमिकल जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में परमाणु जुड़ जाते हैं और अणु का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। अणु का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। बिल्कुल, अणु का क्या करेंगे? निर्माण कर लेते हैं। बिल्कुल, आप ये बात याद रखें, नोट कर लें इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, ये था अणु के बारे में कुछ चीजें। देखिए, अणु के बारे में बहुत सारी कुछ चीजें नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे अपनी, तो वहां इनको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब आता है अपने पास कि रासायनिक संयोजन के नियम। आप टॉपिक डालेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, तो रासायनिक संयोजन के नियम अपन देखते हैं। और रासायनिक संयोजन के नियम में पहला जो नियम आएगा अपने पास वो आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। एक नियम अपने पास ये रहेगा। दूसरा नियम रहेगा अपने पास स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। यानी दो नियम पढ़ेंगे हम। कितने नियम पढ़ेंगे? दो नियम पढ़ेंगे। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है स्थिर अनुपात का नियम। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है अपने पास स्थिर अनुपात का नियम। बिल्कुल, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। बिल्कुल, दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे पहले। अब देखिए अपने पास जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यानी आ जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो कुछ आपको समीकरण दे देंगे और उन समीकरणों में आपको पूछ लेंगे अगर कंपटीशन का में ये क्वेश्चन आता है तो। बाकी अगर आप 9th का पढ़ रहे हैं तो 9th में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत सिंपल है। कंपटीशन में किस प्रकार से आता है ये चीज भी मैंने आपको बताया। कुछ 2-4 आपको समीकरण दे देंगे किस प्रकार से। देखिए, तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण ही नहीं, इसके अलावा जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हो सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी हो सकता है। तो ये नियम क्या कहता है? पहली चीज तो ये देखिए कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं तथा द्रव्यमान को एक रूप से
दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, बिल्कुल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यानी हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। किसी रासायनिक समीकरण में कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, ठीक है, जो मास द्रव्यमान होता है, न तो उसको हम बना सकते हैं, न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, यानी उसका विनाश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्रव्यमान होता है उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं, बिल्कुल। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा को न तो बना सकते हैं, न ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव्यमान लिखते हैं तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 है अपने पास, तो 12 प्लस 32 बराबर हो गया 44 ग्राम। तो देखिए इस साइड में जो बायां पक्ष होता है किसी रासायनिक समीकरण का, ठीक है, बिल्कुल 10वां चैप्टर आप पहला चैप्टर आप देख सकते हैं 10वीं का, समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया 44 ग्राम। इधर देखेंगे तो कार्बन 12, ऑक्सीजन वही, कितना हो जाएगा 16 गुना में 2, तो 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। तो यहां भी 44 ग्राम है, यहां भी 44 ग्राम है। तो द्रव्यमान दोनों साइडों में क्या है, बराबर, बिल्कुल दोनों साइडों में क्या है, बराबर, चाहे वो बायां पक्ष हो चाहे वो दायां पक्ष हो, दोनों साइडों में द्रव्यमान बराबर है। इसीलिए मैं इसको कह सकता हूं कि ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है, ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है। बिल्कुल आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न समीकरण को बताइए कि वो द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, तो बिल्कुल ऐसी और भी समीकरण हो सकती हैं। कमेंट्स में आप मेरे को इसका जवाब दें, कमेंट्स में, बिल्कुल कमेंट्स में आप मेरे को जवाब दें इसका कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, कि ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर दोनों साइडों में द्रव्यमान समान आ जाता है तो वो द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है। तो इसके लिए आप लिख लेंगे Mg प्लस O2 और ये बन जाएगा MgO, ठीक है। और ये मेरे पास 2 मैंने यहां लिख दिया और 2 मैंने यहां लगाया। तो आप पहले ये देखें कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। कमेंट्स करें आप, बिल्कुल आप इसको कमेंट्स करें। कमेंट्स कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप मैग्नीशियम जो आप है ये नहीं लिख पाएंगे, आपको नहीं कर सकते आप इसके बारे में कमेंट्स, तो आप सीधा इसका आंसर लिख दें कि ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, आपका जो जवाब है। बिल्कुल आप कमेंट्स करें और इसके बाद में आप ये भी लिखें कि इसका जो द्रव्यमान, दोनों साइडों में द्रव्यमान कितना है। अगर भैया दोनों साइडों में ये अगर पालन कर रही है तो दोनों साइडों में इसका मान बिल्कुल बराबर आएगा, सेम आएगा। बिल्कुल आप कमेंट्स करें। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं नहीं कह सकता बहुत सारे, कुछ 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं और वो डिसलाइक करते हैं। बहुत बढ़िया, मैं चाहता ये हूं अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना और सुधार करना है। बिल्कुल आपने जो डिसलाइक किया है मैं आपको उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ कमी जरूर है, इसलिए आप डिसलाइक कर रहे हैं। अगर आप जानबूझकर भी डिसलाइक कर रहे हैं फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूं
बिल्कुल आप यूं ही कमेंट्स करते रहिए, आप यूं ही कमेंट्स करते रहिए, आप यूं ही डिसलाइक करते रहिए। आप एक डिसलाइक करेंगे मेरे पास हजारों लाइक आएंगे, हजारों लाइक आएंगे। अगर आप एक डिसलाइक करेंगे तो मेरे पास हजारों लाइक आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप चाहे कमेंट्स करें या आप डिसलाइक करें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं डिसलाइक के लिए। नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए अपने पास नेक्स्ट आप इसके बारे में कमेंट्स करके बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलो ये था अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि भैया हम द्रव्यमान यानी किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं न उसका विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट आता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स देखो क्लास डालने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे हमने 3 वीडियो कुछ छोटी छोटी क्लासों में उनको बनाया है आपके लिए, पहले आप उनको देखें। आप ये नहीं सोचें कि बड़ी क्लास नहीं मिल रही हमें। बिल्कुल आप जैसे जैसे 9th में के स्टूडेंट हमारे पास जुड़ेंगे, जैसे जैसे हम वीडियो का साइज टाइमिंग बढ़ा देंगे। बिल्कुल हम चाहते ये हैं कि जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम इतना बड़ा वीडियो नहीं डाल पाते। लेकिन आज का वीडियो आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल आधे घंटे से ऊपर की अपनी क्लास रहेगी। तो देखिए इसके बाद में आता है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जो यौगिक होता है इसमें कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से, 2 या 2 से अधिक तत्व एलिमेंट्स से, ठीक है, तत्वों से मिलकर बना होता है या निर्मित होता है। ठीक है, एक ही बात है, ठीक, निर्मित होना बनना ये एक ही बात है कि कोई यौगिक है अपने पास जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। बिल्कुल आप इस चीज को नोट करते जाइए आपके नोटबुक में, ठीक है, बिल्कुल नोट करते जाइए आप उस चीज को कि कोई 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यानी कोई अपने पास यौगिक है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या होता है, निर्मित होता है या मिलकर बना होता है। बिल्कुल ठीक है, कि जो तत्व होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है या मिलकर बना होता है। ठीक है, जो तत्व यानी जो यौगिक बनेगा यानी प्राप्त